जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। आज तो आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए क्योंकि आज हम लोग पूरे जितने भी क्वेश्चन थे फर्स्ट ईयर में एमसीक्यूज के जितने क्वेश्चन थे आपके निम्मी बुक की तरफ से सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट होने वाले हैं। हमने फर्स्ट सेमेस्टर का भी कंप्लीट कर लिया था, सेकेंड सेमेस्टर भी कंप्लीट कर आज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। बस आपसे इतना ही कहूंगा कि इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी क्लासेस को देखते रहिए। एक्सप्लेनेशन देखना क्वेश्चंस का बहुत जरूरी है क्योंकि केवल और केवल आप पीडीएफ से पढ़ाई करके कुछ नहीं कर सकते। ठीक है भाई, लास्ट में पीडीएफ देखिएगा, लास्ट में पीडीएफ देखना जरूरी है, लेकिन अभी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो अभी आप पढ़ाई कर लीजिए। चलो, बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोल्स रिले का कार्य क्या है? बुकोल्स रिले का कार्य हमने बुकोल्स रिले के बारे में इससे पहले वाली क्लास में ही बताया था थोड़ा बहुत, जो आपकी क्लास नंबर 32 है उसमें ही मैंने थोड़ा बहुत बताया था बुकोल्स रिले के बारे में। बुकोल्स रिले किस लिए यूज किया जाता है? तो ये ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए, इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए बुकोल्स रिले का यूज करते हैं। ठीक है, और ये कितने केवीए के बाद ये यूज किया जाता है? तो 500 केवीए के बाद इस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ठीक है, यहां पे क्या बोला है कि किस कार्य के लिए किया जाता है? अच्छा देखो, हमने बोला है यहाँ पे इंटरनल फॉल्ट। तो इंटरनल फॉल्ट आपके कौन कौन से हो सकते हैं? इंटरनल फॉल्ट दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है आपका शॉर्ट सर्किट, एक हो सकता है आपका शॉर्ट सर्किट, और क्या हो सकता है जब ट्रांसफार्मर आपका ओवरलोडेड होगा। जब आपका ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड होगा तो वाइंडिंग के ऊपर का इंसुलेशन खराब होने लगेगा धीरे धीरे हीट की वजह से। तो ये भी क्या है? एक तरह का इंटरनल फॉल्ट है। तो एक ओवरलोड वाली कंडीशन भी, ओवरलोडेड, ठीक है, ओवरलोडेड वाली कंडीशन से भी क्या होता है? ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन किसके अंतर्गत आ जाएगी? इंटरनल फॉल्ट के अंतर्गत आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तथा बड़ी संख्या में घुमाव के साथ कुंडलित किया जाता है? क्या बोला यार? वाई प्राइमरी ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज वाउंड विद थिन वायर एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न। तो यहां पे देखिए किसकी बात किया है? पीटी की बात किया है, पीटी ट्रांसफार्मर। तो हमने आपको बताया था ना कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ये कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। कौन कौन सा? एक होता है आपका पीटी और एक होता है आपका सीटी। ठीक है, सीटी का फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सॉरी पीटी का, और सीटी का फुल फॉर्म है आपका करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, अच्छा जो आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? ये होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना होता है? इसके सेकेंडरी साइड का वोल्टेज लगभग 100 से 110 से लेके 120 तक होता है। 110 से लेके 120 वोल्ट तक होता है इसका सेकेंडरी साइड का वोल्टेज। ठीक है, अच्छा जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर है ये किस तरह का ट्रांसफार्मर है? ये आपका स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और इसके सेकेंडरी साइड का करंट कितना रहता है? सेकेंडरी साइड का करंट इसका 5 एम्पियर रहता है। ठीक है, चलो अब यहां पे आ जाते हैं हम लोग। अब आपसे बोला है कि इसके प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स अधिक क्यों होते हैं? तो हमने यहाँ पे क्या बोला? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो इसका मतलब ये है कि इसके जो प्राइमरी साइड में वाइंडिंग होगी, अरे ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है इतना तो सबको पता है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जो इसकी प्राइमरी साइड की वाइंडिंग होगी, प्राइमरी साइड की वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत अधिक होंगे। ठीक है, और जो सेकेंडरी साइड होगा, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। तभी तो जाके ये स्टेप डाउन बनेगा, क्योंकि प्राइमरी साइड में वोल्टेज का मान क्या होना चाहिए? प्राइमरी साइड में वोल्टेज का मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, अधिक होना चाहिए, और इस साइड कम होना चाहिए। तो ये होगा आपका प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न, और ये हो गया इसकी वाइंडिंग का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। टू ऑफर हाई इंडक्टेंस ऑफर करने के लिए ये आपका प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होते हैं, या टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड वोल्टेज रेशियो टू रेगुलेट द प्राइमरी करंट
टू स्टेबलाइज इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, टू स्टेबलाइज इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे उस हिसाब से तो कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, देखो टू ऑफर हाई इंडक्टेंस, हाँ ये ठीक है, यही बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बन जाएगा टू ऑब्टेन, टू ऑफर हाई इंडक्टेंस। यदि इधर हाई इंडक्टेंस नहीं रहेगा तो यहाँ पे हाई वोल्टेज नहीं बन पाएगा, और यहां से जो करंट, जो वोल्टेज का ट्रांसफर इधर इस साइड होगा वो कम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हाई इंडक्टेंस यदि इधर रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव पावर इधर ही कंज्यूम हो जाएगा, जब ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव पावर इधर ही कंज्यूम हो जाएगा तो इस वजह से इस साइड जो पावर जाएगा वो थोड़ा कम जाएगा, वो यदि इस साइड कम जाएगा तो इधर वोल्टेज भी आपका कम बनेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टू ऑफर हाई इंडक्टेंस, हाई इंडक्टेंस ऑफर करने के लिए या हाई इंडक्टेंस बनाने के लिए हम लोग प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स अधिक रखते हैं, और सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ टर्न्स जब अधिक रहेंगे, फेरों की संख्या अधिक रहेगी तो उधर इंडक्टेंस अधिक होगा, जिधर नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे उधर इंडक्टेंस अधिक होगा। हमने क्या बोल दिया, जिधर नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे उधर इंडक्टेंस का मान कम होगा, और जिधर नंबर ऑफ टर्न्स अधिक रहेंगे उधर इंडक्टेंस का मान अधिक होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्या बोला है कि वाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर नॉर्मली कनेक्टेड एज प्राइमरी इन डेल्टा एंड सेकेंडरी इन स्टार। जैसे यदि मैं यहां पे एक छोटा सा ट्रांसफार्मर बना दूं, ठीक है, तो मान लेता हूं कि ये हमारा क्या है, ये है हमारा इसका प्राइमरी साइड, ठीक है, और ये है इसका सेकेंडरी साइड, ये है इसका सेकेंडरी साइड। ये हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपके कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, ये होता है आपका डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। कौन सा, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये डेल्टा स्टार में ही क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि यहां से हमें क्या चाहिए, यहां तक इसके इनपुट साइड तक हमारे पास 3 वायर ही आता है, हमारे पास 3 वायर ही आता है, लेकिन इसमें देने के बाद, इसमें सप्लाई को कनेक्ट करने के बाद ये किस में चेंज कर देता है, ये चेंज कर देता है 3 वायर, 3 वायर को ये किसमें कन्वर्ट कर देता है भाई, 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर, ठीक है। इसमें इसके इनपुट साइड में क्या सप्लाई दी जाती है, 3 फेज 3 वायर, ये होता है इसके इनपुट साइड का सप्लाई, इनपुट साइड में, ठीक है, इनपुट साइड, और ये होता है इसका आउटपुट। इसके आउटपुट में कितने वायर मिलते हैं हमें, इसके आउटपुट में हमें 4 वायर मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका आउटपुट साइड। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये स्टार में इसका सेकेंडरी क्यों कनेक्ट किया जाता है, प्राइमरी में डेल्टा में क्यों होता है, टू अवॉइड ओवरलोडिंग, टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, टू रिड्यूस ट्रांसफार्मर लॉसेस, टू इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज 4 वायर सिस्टम। तो इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज 4 वायर सिस्टम। देखिए 4 वायर लगाने से फायदा हमें क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि भाई यदि 4 वायर रहेगा तो किसी भी कस्टमर को एक फेज की सप्लाई देने में आसानी हो जाएगी। एक आप कोई फेज दे देंगे और उसमें न्यूट्रल वायर आप दे देंगे, तो फेज और न्यूट्रल 2 चीज उसको मिल गया, तो उसको आप सप्लाई आसानी से दे देंगे, ठीक है। लेकिन यदि आपका तीनों फेज ही रहेगा तब क्या होगा, तीनों फेज रहेगा तो किसी कंज्यूमर को, मतलब जो छोटे कंज्यूमर है, जो डोमेस्टिक लेवल पे आप सप्लाई लेना चाहते हैं, उन्हें आप सप्लाई नहीं दे पाएंगे, ठीक है। केवल आप बड़े कंज्यूमर को ही दे पाएंगे, और छोटे कंज्यूमर को आप सप्लाई नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसमें न्यूट्रल वायर नहीं रहेगा, ठीक है। तो टू इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज 4 वायर, इसीलिए हम लोग प्राइमरी को डेल्टा में रखते हैं और सेकेंडरी को स्टार में रखते हैं। अब आप कहेंगे सर स्टार से 4 पॉइंट कैसे निकल रहा है, स्टार में भी तो 3 ही फेज होना चाहिए। तो ये आपका डाउट एकदम क्लियर, एकदम सही है कि भाई 4 वायर यहां से निकला कैसे सर। 4 वायर निकलने का एक रीजन है, क्या रीजन है, देखो ये एक न्यूट्रल पॉइंट होता है स्टार में, ठीक है।
स्टार में एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, बाकी ये आपका आर वाई बी, ये 3 फेज हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका आर, ये वाई और ये बी। तो यहां से एक जो इसका न्यूट्रल पॉइंट है, यहां से एक वायर हम लोग और निकाल देते हैं, तो वो बन जाता है आपका क्या, न्यूट्रल वायर। और यहां से आप काउंट करो कि कितने वायर हो रहे हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 वायर बन रहे हैं। तो ये आपका हो गया 3 फेज 4 वायर, ठीक है। इसमें 3 फेज भी है और 4 वायर हो गए। तो कनेक्शन यदि किसी भी कंज्यूमर को कनेक्शन देना रहता है, तो या तो आप आर वाले टर्मिनल को ले लेते हो, आर वाले फेज को ले लेते हो और न्यूट्रल ले लेते हो, या बी वाले फेज को ले लो न्यूट्रल ले लो, या वाई वाले फेज को ले लो न्यूट्रल ले लो। किसी एक फेज से न्यूट्रल से आप सप्लाई दे सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? तो भाई ट्रांसफार्मर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ही कार्य करता है। ये सभी लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर जो है हमारा, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कार्य करता है। तो यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस पे कार्य करता है तो इसमें कौन सा ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा? म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे किया जाता है? तांबा बोला है तो मतलब कॉपर लॉस, कॉपर लॉस का निर्धारण कैसे किया जाता है भाई? तो ट्रांसफार्मर में हमेशा याद रखेंगे कि ट्रांसफार्मर जब हमारा ओपन, ट्रांसफार्मर में 2 तरीके का टेस्ट किया जाता है। टेस्ट इसमें 2 तरीके से किया जाता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, और एक होता है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है? ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कितना हो रहा है, आयरन लॉस, ठीक है, आयरन लॉसेस कितना हो रहा है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में देखते हैं हम लोग कि कॉपर लॉसेस कितना हो रहा है, कॉपर लॉसेस कितना हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जो आपका आयरन लॉस है ये कितने तरीके का होता है? ये आपका 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस, और एक होता है आपका कौन सा? हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। जो आपका आयरन लॉस है, आयरन लॉस का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम एक बन जाता है कोर लॉस, और एक दूसरा नाम इसका क्या बनता है? और एक दूसरा नाम इसका बनता है कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस, ठीक है। ये इसके सब नेम है आयरन लॉस के। कॉपर लॉस का दूसरा नाम क्या बनता है? कॉपर लॉस का दूसरा नाम एक और बन जाता है आपका वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस, ठीक है। तो ये हो गए इसके अलग अलग नाम, और ये कब कब आइडेंटिफाई किए जाते हैं या कब कब ऑब्जर्व किए जाते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा है कि हाउ डिटरमाइन कॉपर लॉस, कॉपर लॉस कब डिटरमाइन किया जाता है? तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट सी ऑप्शन में दिया है, तो सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? देखिए, जो हमने आपको पिछले क्लास में 2 ट्रांसफार्मर दिखाए थे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हमने 2 ट्रांसफार्मर आपको दिखाए थे। और एक कुछ ऐसा था, जिसको हमने क्या किया था भाई? जिसको हमने फील कर दिया था। कैसे फील होगा यार? कि फील नहीं होगा? गड़बड़ हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। चलो मैं भर देता हूं इसको ना, किसी दूसरे कलर से भर देता हूं। ये देखो, ये हमने इसको पूरा भर दिया। ठीक है, पूरा भर दिया। और फिर यही सेम संरचना ऐसे 1 2 3। तो इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस था? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये था सर कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर था, ये एयर कोर ट्रांसफार्मर था, एयर कोर ट्रांसफार्मर। और ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ये कौन सा है? ये फेराइट कोर ट्रांसफार्मर है, ये आपका फेराइट कोर ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग कहां पे करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए,
हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करने से फायदा क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे जब हम इस ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, फेराइट ट्रांसफार्मर को, तो यहाँ पे जो आयरन लॉस या जो कांस्टेंट लॉस होता है वो ज्यादा नहीं होता है, वो रिड्यूस होता है या कम रहता है। तो इसका यूज करने का क्या फायदा है, टू रिड्यूस आयरन लॉस, ठीक है, या कांस्टेंट लॉस, जो भी लिखना है लिख लो, आयरन लॉस। आप कहेंगे आपके सर ये आयरन लॉस को कैसे रिड्यूस करता है, कॉपर लॉस को क्यों नहीं रिड्यूस करता है? तो भाई जो हमारा कॉपर लॉस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है किस पे, लोड करंट पे, ठीक है। जो आपका आयरन लॉस है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो यदि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इसको बनाएंगे तो आयरन लॉस को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये इसका फेराइट कोर का फायदा हो जाता है। तो टू रिड्यूस कांस्टेंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। अच्छा, आप कहेंगे आप कि सर ये हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं आप, तो हाई फ्रीक्वेंसी कैसे हुआ? तो भाई मेरे ये रेडियो रिसीवर की बात कर रहा है ना, तो देखो रेडियो का जो भी सिग्नल दिया जाता है या जो भी उसका टेलीकास्ट किया जाता है, ब्रॉडकास्ट जो भी होता है, तो वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे, मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वो टेलीकास्ट किया जाता है या ब्रॉडकास्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है क्योंकि सिग्नल को बहुत दूर तक पहुंचाना रहता है ना, इस वजह से इसका यूज हम लोग करते हैं रेडियो रिसीवर में, फेराइट कोर का। चलो, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट इन लार्जर ट्रांसफार्मर? लार्जर ट्रांसफार्मर में स्टेप्ड कोर की बात कर रहे थे हमने, इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि यदि हमें कोर ट्रांसफार्मर बनाना है तो कोर ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो यू आकार की और एक आई, या तो यू आकार की और एक आई, ये वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं, या फिर हम लोग ये एल वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं ना, ये इस कॉम्बिनेशन का यूज करके तब फिर हम लोग कोर बनाते हैं। और इन दोनों को स्टैप्ड करके या स्टैम्प्ड करके तब हम लोग क्या बनाते हैं, तब हम लोग कोर को बनाते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जो हमारा कॉपर है, कॉपर लॉस कम हो जाता है, कॉपर भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। यदि वाइंडिंग में वायर की संख्या, वायर कम रहेगा तो वहां पे हमारा कॉपर लॉस भी कम हो जाता है थोड़ा सा। तो मिनिमाइज कॉपर यूजेस, ठीक है। कॉपर यूजेस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए किसका यूज, ट्रांसफार्मर क्या बोला है यार, कि ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग करते हैं? ब्रीदर में हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, सिलिका जेल का। सिलिका जेल क्या करता है, ये बैगनी कलर का होता है और जब मॉइस्चर मतलब नमी कहीं से इसमें तेल या ट्रांसफार्मर के बॉडी के अंदर जाना चाहती है तो उसको रोकने का काम करता है आपका सिलिका जेल। सिलिका जेल आप लोगों ने देखा होगा, आपके घरों में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सामान आता है तो उसके अंदर सिलिका जेल सफेद सफेद कलर का होता है और उसे किसी एक छोटी सी पुड़िया में ऐसे मतलब पैक करके अच्छे तरीके से डाला गया रहता है। इस वजह से उसको डाला जाता है ताकि वो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है कहीं से नमी के संपर्क में ना आ जाए, उसमें नमी का कोई वो डिफेक्ट या इफेक्ट ना पड़ जाए, ठीक है। तो मार्केट में जो ऐसे सामान्य नॉर्मली जो आपका सिलिका जेल मिलता है वो सफेद कलर का होता है, लेकिन जो हमें ट्रांसफार्मर में यूज करना रहता है सिलिका जेल वो किस कलर का होता है, वो होता है आपके बैगनी कलर का। किस कलर का, चलो मैं यहाँ पे उसका कलर ऐसा ही वैसा ही बना देता हूँ, ठीक है, बैगनी कलर का, बैगनी रंग, ठीक। अच्छा, जो ट्रांसफार्म ये जब नमी को अवशोषित कर लेता है तब कैसा हो जाता है, तब हो जाता है गुलाबी, ठीक है। ये गुलाबी कलर का कब होता है, नमी को अवशोषित करने के बाद। अब कौन सा कलर यूज करें, चलो हाँ, सामान्य अवस्था में लिख लीजिएगा, इधर ये है क्या, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में। और गुलाबी रंग कब हुआ, ये हुआ नमी अवशोषित करने के बाद, नमी अवशोषित करने के बाद, ठीक है। नमी अवशोषित करने के बाद ये पिंक कलर का हो जाता है। यदि
एक एक क्वेश्चन यहाँ पे छोटा सा ये बनता है कि सर क्या ये पिंक कलर का हो गया तो इसे हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं? दोबारा भी इसका यूज किया जा सकता है। इसे फिर हम लोग क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। गर्म कर देते हैं तो इसके अंदर जो नमी मौजूद रहती है वो नमी दूर हो जाती है, वो नमी खत्म हो जाएगी तो फिर इसका यूज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी संभव है कि दोबारा इसका यूज किया जा सके सिलिका जेल का। ठीक, बाकी यहाँ पे पूछा है आपसे कि किसका यूज करते हैं, तो ये होता है आपका सिलिका जेल। सिलिका जेल एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपसे कि ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। सबसे बड़ा नुकसान यही है ऑटो ट्रांसफार्मर का कि जो इसका सेकेंडरी साइड है ना, इसमें केवल एक ही वाइंडिंग यूज होती है। लिख लीजिएगा थोड़ा सा ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसमें केवल एक वाइंडिंग होती है। इसमें केवल एक वाइंडिंग होती है। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड सेंटर टैप्ड करके प्राइमरी वाइंडिंग को ही सेंटर टैप्ड करके बनाई जाती है। सेंटर टैप्ड करके बनाई जाती है। ठीक है, और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग से इलेक्ट्रिकली तथा मैग्नेटिकली दोनों तरह जुड़ी होती है। दोनों रूप में जुड़ी होती है। ठीक है, दोनों रूप में जुड़ी होती है, लिख रहा है ना। ये इसका सबसे बड़ा खासियत है कि ये इलेक्ट्रिकली भी जुड़ता है और मैग्नेटिकली भी जुड़ता है। जबकि जो आपके टू वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर है, टू वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर का दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से कैसे जुड़ता है, मैग्नेटिकली जुड़ता है। ठीक है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। उसका प्राइमरी वाइंडिंग एकदम अलग रखा जाता है, उसका सेकेंडरी वाइंडिंग एकदम अलग रखा जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो इलेक्ट्रिकली भी जुड़ी रहती है, मैग्नेटिकली भी जुड़ी रहती है। तो यही इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है कि इसके सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते। कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है आपके ऑटो ट्रांसफार्मर का। ठीक है, चल आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। विच कूलिंग मेथड इज यूज्ड इन पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पोल समायोजन वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन का उपयोग किया जाता है? भाई, तो इसमें यूज किया जाता है एयर नेचुरल। ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? स्टील और सिलिकॉन स्टील, अरे देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे सब लोग। 251 नंबर, क्वेश्चन नंबर 251 देखो, ये क्वेश्चन का आंसर आपके बुक में शायद क्या दिया हुआ है, शायद दिया हुआ है सी 93% और 7%। ये आंसर दिया हुआ है जो कि बिल्कुल क्या है, बिल्कुल गलत है। इसमें सही क्या है? सही इसमें ये है, ये होना चाहिए 97% और ये जिसमें स्टील होना चाहिए कितना, 97%। और जो आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन कितना होना चाहिए? सिलिकॉन होना चाहिए 3%। ठीक है, जो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ये एकदम करेक्ट बनेगा। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है सी ना, वो गलत है। ठीक है, तो आप लोग इसको सही करेंगे। अब कहेंगे आप कि सर ये क्यों सही करें, हम आपकी बात क्यों माने? तो मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखो सिलिकॉन यदि 3 से 4% से अधिक मिलाया जाए
यदि आप 4% तक भी जाते हैं ना, तो जो ये आपका स्टील है ये भंगुर हो जाएगा। भंगुर कहने का मतलब ये है कि इसमें ज्यादा कठोर मतलब हार्डनेस नहीं रहेगा, ये ज्यादा कठोर नहीं बनेगा। इसको थोड़ा सा भी झटका लगेगा या थोड़ा सा भी हैमर उमर से मारें तो ये तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, जो बूंदे वाला लोहा होता है, वो बूंदे वाला लोहा बहुत जल्दी टूट जाता है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, बूंदे वाला लोहा ज्यादा जल्दी टूट जाता है क्योंकि उसमें थोड़ी सिलिकॉन की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, तो यदि किसी भी लोहे को भंगुर बनाना है तो उसमें आप क्या डाल दीजिए, सिलिकॉन डाल दीजिए। और सिलिकॉन की मात्रा कितनी, केवल 3 से 4%। 4% से थोड़ा सा भी यदि अधिक करेंगे, मान लो 5% कर दिया, तो उसकी भंगुरता बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, 7% यहाँ पे, ये 7% का कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता कि 60% हमारा सिलिकॉन यूज किया जाए कोर बनाने के लिए। हम लोग 3% तक ही मैक्सिमम यूज करते हैं। तो ये आपका 3% वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है। टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है, टैप चेंजिंग का उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये होता है ताकि हम लोग जो हमारा ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेशियो को, उस ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेशियो को चेंज कर सके। किसको चेंज कर सके भाई, वोल्टेज रेशियो को चेंज कर सके। अच्छा, इसका अक्सर यूज कहां पे किया जाता है, अक्सर इसका यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में टैप चेंजर का यूज किया जाता है। और किस लिए यूज किया जाता है, चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज रेशियो को चेंज करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है आपके टैप चेंजर का। टैप चेंजर कैसा होता है, तो ये है आपके टैप चेंजर का फिगर। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा हुआ है कि टैप चेंजर का यूज किस लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके पिछले साल के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, इसके फिगर को भी याद रख लेंगे, क्योंकि यदि मान लो कि पूछ लेगा कि भाई टैप चेंजर किस लिए यूज होता है, तो ये इस बार इस फिगर देके पूछ लेगा कि ये कौन सी डिवाइस है। ठीक, तो इसके फिगर को थोड़ा ध्यान पूर्वक देख लेंगे आप लोग, और यहीं पे आपका समाप्त हो जाता है पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस। ठीक, तो चलिए आज का यहीं पे हम लोग द एंड करते हैं, और आपके एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। आप लोग तैयारी अपनी बेहतर करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है उसे नोट करते जाइए। पढ़ाई यदि आपने ईमानदारी से किया है तो आपके रिजल्ट भी अच्छे बनेंगे, ये हमारा आशीर्वाद है आप सभी को। ठीक, धन्यवाद।